$30 मिलियन, $30 मिलियन का उसने चेक दिया। बोला भाई साहब मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, वापस आया। गुमनाम कौन है बंदा पता ही नहीं। यही $30 मिलियन ये अगर बोलता कि मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे रहा हूं पाकिस्तान के, ये पैसा गायब हो जाना। इसमें से 25 मिलियन शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई लंदन भेज देता, वहां पे नवाज शरीफ जहां बैठा। जब बाढ़ आई पाकिस्तान में तब इन्होंने चोरी कर लिया बाढ़ का पैसा, जो दुनिया ने थोड़ा बहुत दिया था इनको। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने एक बार बोला था ना, डायन भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। डायन 3 घर छोड़ के हमला करती है, पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ती। क्योंकि JNK में इतना लिथियम मिल गया और ये मिल गया और ऐसा मिल गया वैसा मिल गया। 26 साल पहले ये चीज मिली थी, 26 साल पहले, और उस समय की सरकार ने चीज दबा दी। पाकिस्तानी स्टेट ने अभी किसी को सजाए मौत नहीं सुना, लेकिन स्टेट तक तो मामला पहुंचता ही नहीं है यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक पाकिस्तानी आदमी ने कमाल का काम कर दिया। देखिए, जहां पे गलती है गलती बोलनी चाहिए, जहां पे बढ़िया काम करा वहां पे बोलना चाहिए। $30 मिलियन एक पाकिस्तानी गया टर्किश एम्बेसी, जो कि अमेरिका में था, उसके अंदर घुसा, चुपचाप $30 मिलियन दिए और वापस आ गया। वो कहता है मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी पब्लिसिटी करें, मैंने कोई बहुत बड़ा काम करा है, मेरा दिल दुखा, हमारे भाई थे, मैंने पैसा दे दिया। वो जो पाकिस्तानी आदमी ने करा है वो तो कमाल का काम है, लेकिन मेरा दिल सोचता है कि उस पाकिस्तानी आदमी ने डायरेक्टली टर्की को पैसा क्यों दिया। उसने काम बड़ा नेक करा, काम बहुत अच्छा करा और हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन पूछने वाली बात यह है कि उस शख्स ने अपने पाकिस्तान को पैसा क्यों नहीं दिया कि आप टर्की को दो। उसने डायरेक्टली टर्की को क्यों दिया। मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इससे आप पाकिस्तान का माइंडसेट समझेंगे। लोगों को अपनी सरकार के ऊपर से, अपनी हुकूमत से उनका भरोसा उठ चुका है। लोग आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान में कि हम तुर्की ने हमारी इतनी मदद करी, हम भी तुर्की की मदद करना चाहते हैं। आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम तुर्की की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें भरोसा ही नहीं है यार, हमें भरोसा नहीं है, हम पैसा देंगे ये पैसा खा जाएगा। कल के वीडियो में मैंने यही बात बोली थी और यही बात इस पाकिस्तानी आदमी ने कर दी है, और ये डायरेक्टली गया यूएस एम्बेसी, यूएस में जो टर्किश एम्बेसी है, और उसको उसने $30 मिलियन, $30 मिलियन का उसने चेक दिया। बोला भाई साहब मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, वापस आया। गुमनाम कौन है बंदा पता ही नहीं। हो सकता है बाद में पता लग जाए, मीडिया बता दे, लेकिन अभी नहीं पता कौन है ये, ठीक है। लेकिन जीरो भरोसा अपनी सरकार पे, जीरो भरोसा अपने इंतजामिया पे, जीरो भरोसा अपनी फौज पे, और लोग कह रहे हैं कुछ नहीं पता यार। अगर यही $30 मिलियन ये अगर बोलता कि मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे रहा हूं पाकिस्तान के, ये पैसा गायब हो जाना था। इसमें से 25 मिलियन शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई लंदन भेज देता, वहां पे नवाज शरीफ जहां बैठा है। ये पैसा चोरी हो जाना था पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में कोविड का भी पैसा चोरी हुआ है। कोविड का पैसा इन लोगों ने चोरी कर लिया, पाकिस्तानियों ने, राइट। उस समय इमरान खान था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अभी जब बाढ़ आई पाकिस्तान में तब इन्होंने चोरी कर लिया बाढ़ का पैसा, जो दुनिया ने थोड़ा बहुत दिया था इनको। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने एक बार बोला था ना, डायन भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। डायन 3 घर छोड़ के हमला करती है, पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ते। तो इस पाकिस्तानी आदमी ने बहुत अच्छा करा, इसने टर्की की मदद भी कर दी, लोगों की मदद भी कर दी। सबसे बड़ी बात, गुमनाम रहा है। इसने बोला मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, और सबसे बढ़िया चीज इसने बोला साहब पाकिस्तान को 1 रुपए नहीं दूंगा, मैं खुद पाकिस्तानी हूं। कह रहा है ये आदमी, मतलब ऐसा मुझे लगता है उसने दिमाग में सोचा होगा कि मैं खुद पाकिस्तानी हूं, तो भैया मुझे पता है कि ये ट्रस्ट के लायक नहीं है, दे आर नॉट वर्दी ऑफ माई ट्रस्ट। उसने कटा दिया कोने में। अच्छा दोस्तों, एक और खबर आई है। हमने जैसे आपको बताया था कि जम्मू और कश्मीर में लिथियम, रियासी है, जम्मू में है, तो वहां पे लिथियम के डिपॉजिट्स बहुत सारे, पता नहीं कितने मिलियन टन पता लगे हैं कि यहां पे लिथियम के डिपॉजिट हैं। और अचानक सेक्रेटरी पायट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जेफरी आर पायट, जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज का बंदा है, ये 13 और 17 फरवरी के बीच में भारत आ रहा है, ठीक है। ये 4-5 दिन के लिए भारत आ रहा है। अब कहने को तो ये G20 समिट के लिए आ रहा है, कहने को ये G20 समिट के लिए आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि एनर्जी का वहां पे भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन होगा। कई मुआहदे, कई अग्रीमेंट्स, कई करारदाद वहां पे साइन होंगे क्लीन एनर्जी को लेके, ये बात तय है। लेकिन इंडिया ने जब से अनाउंसमेंट करी है तब से दुनिया में थोड़ी सी हलचल हो गई है। लिथियम जो है ना, लिथियम, ये इससे बैटरीज बनती हैं, और जो इंडिया का एम है, आपने देखा होगा नितिन गडकरी जी कहते रहते हैं कि क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, और
हाइड्रोकार्बन की कभी बात करते हैं, एथेनॉल ऑयल की बात करते हैं कभी, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ अक्सर आप देखते हैं कि हर दूसरे दिन नितिन गडकरी जी इसी चीज पे बोलते रहते हैं कि फॉसिल फ्यूल से हमें हटना है और हमें क्लीन एनर्जी की ओर जाना है। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, जो भी हो रहा है, बहुत जिसको कहते हैं कि फीवर पिच पे काम चल रहा है। लेकिन ये तो गडकरी जी हर दूसरे दिन बोलते हैं क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो इंडिया का फोकस जबरदस्त है। लेकिन एक इसमें ना दुख वाली खबर भी है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। दुख वाली खबर यह है कि जो आज हम खुशियां मना रहे हैं ना कि जेएनके में इतना लिथियम मिल गया और ये मिल गया और ऐसा मिल गया वैसा मिल गया, यार ये 26 साल पहले मिला था, आपको पता है? 26 साल पहले ये चीज मिली थी, 26 साल पहले, और उस समय की सरकार ने चीज दबा दी है। कहीं गुम गई फाइल, पता ही नहीं लगा। फिर लोग मुझसे कहते हैं मेजर साहब आप मोदी की इतनी तारीफ, मैं कैसे ना करूं तारीफ यार, मैं किस तरीके से ना करूं तारीफ, मैं क्यों ये ना बोलूं कि बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। 26 साल पहले बॉस, 26 years ago दिस लिथियम रिजर्व इन जेएनके वाज डिस्कवर्ड, और ये कागजों पे लिख के दिया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला था कि बॉस यहां पे है, काम इसमें टाइम लगेगा, 5-10 साल लगेंगे, लेकिन ये निकल सकता है, आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करिए। वो फाइल कहीं की कहीं गायब हो गई, हुआ ही नहीं काम। अब जाके वो फाइल खोद के निकली है और अब बोला है कि इसको पूरी मीडिया में डालो, सबको बताओ और आगे कार्रवाई करो, और इन्वेस्टिगेशन होंगे। अभी 3 स्टेजेस होते हैं इसके, ठीक है। तो 1, 2, 3 इन्वेस्टिगेशन होंगे, फिर उसके बाद इसको निकाला जाएगा। सरकारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जो भी आएंगे। अच्छा, भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है लिथियम निकालने की, मैं आपको पहले बता दूं। क्यों नहीं है? ओ भाई, जब तेल ही नहीं है जिस मुल्क में तेल नहीं है उसके पास तेल निकालने की टेक्नोलॉजी थोड़ा ना होगी। अब जिस मुल्क में लिथियम नहीं है उसमें लिथियम निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो भारत बाहर से टाई अप करेगा। टेक्नोलॉजी लाना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हो जाएगा। लेकिन दुख की खबर है यार कि 26 साल से चीज पड़ी हुई थी, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, जस्ट इमेजिन, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी से एक चीज पड़ी हुई है, और कितने लाखों लोगों का रोजगार लग जाता और भारत की जीडीपी कितनी और बढ़ जाती। लेकिन अब जान के किसी ने दबा दी बात, या किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, आई डोंट नो, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब जाके खोद के ये निकल रहा है लिथियम वहां से। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब पता नहीं ऐसी कितनी कितनी चीजें हैं यार जो पहले निकली होंगी भारत में और उनको दबा दिया गया होगा, या आउट ऑफ शेयर केयरलेसनेस, ब्यूरोक्रेसी उनको छोड़ दिया होगा, अभी जाके चीजें निकलेंगी। तो ये देखने वाली बात है। अच्छा, पाकिस्तान में जगह है ननकाना साहब, और हम सब लोग जानते हैं ननकाना साहब का क्या महत्व है, और खासतौर से सिख धर्म से उसका क्या जुड़ाव है। इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस। वहां पे एक बंदा था, उसको ये बोला, अब उसका नाम नहीं बताया, ठीक है, कौन है बंदा, किस धर्म का है, क्या है, लेकिन ये ब्लास्फेमी के चक्कर में ना ये मुसलमानों को भी मार देते हैं पाकिस्तानी ना, क्रिश्चियंस को मार देते हैं, सिखों को मार देते हैं, हिंदुओं को मार, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको बताता हूं, ये एक माइंडसेट है, रेडिकलाइज्ड माइंडसेट। इधर एक बंदे को निकाला, वो ब्लास्फेमी जो है ना, यानी कि आपने कुरान शरीफ या प्रॉफिट मोहम्मद या और जो इस्लाम के ऐसे जो रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं या कोई भी ऐसी, उनके खिलाफ अगर आपने कोई चीज़ बोली तो ब्लास्फेमी का लॉ पाकिस्तान में लगता है, और ब्लास्फेमी के लॉ में सजाए मौत का प्रोविजन है, ठीक है। स्टेट ने अभी तक नहीं दिया है, मुझे ये पता लगा इन्वेस्टिगेशन से कि पाकिस्तानी स्टेट ने अभी किसी को सजाए मौत नहीं सुना, लेकिन स्टेट तक तो मामला पहुंचता ही नहीं है यार। यहां पे एक बंदा जो कि बॉडीगार्ड है गवर्नर का, वो गवर्नर को उड़ा देता है गोली से, वो गवर्नर को गोलियों से भून देता है, क्योंकि गवर्नर ने सिर्फ ये बोला था कि जिस आई थिंक ईसाई औरत थी, वो क्रिश्चियन औरत थी, जिसके ऊपर आपने ब्लास्फेमी की ये तोहमत लगाई है, एक्यूजेशन लगाया है, एक बार चेक तो कर लो यार, एक बार चेक तो कर लो भाई, ये सही लगाए कि नहीं लगा, और अगर सही में लगाए तो इसको सजा दो, अगर गलत लगाए तो उसको छोड़ो, फिर इसका रिव्यू करो एक बार। उसने सिर्फ ये बोला, कादरी करके था उसका बॉडीगार्ड, उसने मारा टट AK-47 से खत्म कर दिया। और वो जब कादरी को लेकर आए, उसका आई थिंक कादरी नाम था, जब उसको कोर्ट में पेश करा गया तो वकीलों ने उसके ऊपर फूल फेंके, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, गाना सुना है ना आपने, तो बहारों ने फूल बरसाए कि भाई इनका महबूब आया। उसकी कब्र पे लोग जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए कि देखो इस्लाम का इतना बड़ा गाजी है जिसने एक निहत्ते आदमी मार दिया। और उसने बोला क्या था, ये किसी ने नहीं सोचा। ओ भाई, सोचा ही नहीं कि इस आदमी ने बोला क्या। उसने ये थोड़ा ना बोला कि आप प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई बात करोगे, आप कुरान के खिलाफ बात करोगे तो भी आदमी को छोड़ दो, उसने ये नहीं बोला। उस गवर्नर ने सिर्फ एक बात ये बोली थी कि
रिव्यू करो इसको, क्योंकि कई लोगों को गलती से फंसा दिया जाता है ब्लास्फेमी लॉ। ये बात सच है। किसी भी, आपको सबसे बढ़िया चीज है, किसी हिंदू की जमीन है ना, आपको चाहिए हिंदू की जमीन, हाँ, आप मौलवी को जाके पैसे दो, 1-2 लाख रुपए, मौलवी पूरी भीड़ ले जाएगा नमाज के बाद कि इसने देखो, इसने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े हैं या कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई गलत उल्टी सीधी बात करी है, उसके घर जाओ, उसको जिंदा जला दो, जमीन कब्जा कर लो, कहानी खत्म। ये कितनी बार हो चुका है, कितनी बार हो चुका है। किसी की लड़की पसंद है, 12-13 साल की लड़की, उससे शादी करनी है आपको, या अवैध कोई संबंध करना है, बोल दो इसके बाप ने ब्लास्फेमी करी थी, काट दो उसका सर। ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। अब हुआ जो ननकाना साहब में है, वो हुआ क्या है देखिए। ननकाना साहब में उसको, उसके ऊपर बोला कि साहब इसने ब्लास्फेमी करी है, ठीक है ना, तो उसको डाल दिया उधर पुलिस स्टेशन में। द मॉब स्टॉर्म द पुलिस स्टेशन एंड बीट द मैन टू डेथ एंड सेट हिज बॉडी अब्लेज। तो ये जो वकास खालिद है, ये लोकल पुलिस का स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, और जो स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO है वारबर्टन का, फिरोज भट्टी है। तो इन लोगों ने क्या करा था कि इस आदमी को पकड़ के इन्होंने थाने में डाल दिया कि भाई तुमने कुछ कुरान शरीफ के खिलाफ या प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ तुमने कोई गलत बात बोली है। अब कायदे से, क्योंकि पाकिस्तान का कानून है, ये FIR होता, कोर्ट में बंदा पेश होता, कोर्ट उसको सजा सुनाता XYZ। भीड़ पहुंच गई वहां पे, उन्होंने मार मार के पता नहीं क्या दरवाजा तोड़ दिया, उसको निकाला, पहले उसको हाथ पैरों से ही जान से मार दिया। ऐसा नहीं कि गन वन से मारा हो, कुछ नहीं, हाथ पैर से मार मार के उसको ना फिजिकली दे बीट हिम टू डेथ। फिर उसकी लाश को आग लगा दी। वो श्रीलंका के मैनेजर को नहीं मारा था इन लोगों ने, याद होगा आपको, वो श्रीलंका के मैनेजर को भी, और वो जिंदा था जब उसको आग लगाई थी। दे बर्न्ट हिम अलाइव एक्चुअली। वो बहुत बुरी तरीके से आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन वो श्रीलंकन जिंदा था। मैं श्रीलंकन की बात कर रहा हूं, इसकी नहीं। वो श्रीलंकन जिंदा था, एंड व्हाइल ही वाज स्टिल ब्रीदिंग, उसका पल्स चल रहा था, तब इन्होंने उसके ऊपर तेल छिड़का और उसको जिंदा जला दिया। फिर वो आदमी मर गया। तो पाकिस्तान में ये ब्लास्फेमी लॉ, लोग बिल्कुल, आपने पिराना नाम सुना होगा आपने, फिश का, पिराना। पिराना एक ऐसी मछली है, जब वो खून सूंघती है ना, खून अगर वो सूंघ लेती है कि कहीं से खून आ रहा है, अगर उसको खुशबू आ गई या खून की बू आ गई, तो पिराना पागल हो जाती है। पिराना फिश जो है वो पागल हो जाती है, और कहते हैं कि उसका जो मुंह है, दैट इज हाफ द बॉडी और मोर देन हाफ द बॉडी, और उसके बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं। वो पागल हो जाती है। फिर हजारों लाखों के झुंड में, लाखों तो क्या कर, हजारों की झुंड में पिराना आएंगे और उस जानवर को या उस इंसान के चीतड़े कर देते हैं। कहते हैं विद इन फ्यू मिनट्स एक पूरा बंदा जो है ना, उसका सिर्फ, उसकी सिर्फ बोन्स रह जाती हैं, पूरा उसका मांस, उसकी बोटी, सब कुछ खा जाती हैं पिरानास। तो ये पाकिस्तानी, जब इनको बस ब्लास्फेमी आपको बोलना है, आपको कुछ प्रूफ नहीं देना इनको, आपको कभी प्रूफ नहीं देना पड़ता कि भाई सबूत है, सबूत वबूत का तो चक्कर ही नहीं। इन्होंने सुना यहां पे, इनका MCB डाउन हुआ, MCB डाउन होते ही निपटा दो। ये सिर्फ एक मॉब लिंचिंग नहीं है यार। दिस इज नॉट सिंपली पीपल गेटिंग टुगेदर एंड बीटिंग अ मैन टू डेथ। नो, दिस इज मच वर्स। उस आदमी ने गलत करा है, सही करा है, उससे कोई मतलब नहीं। किसी ने र्यूमर फैला दिया, किसी ने र्यूमर फैला दिया, बस एक अफवाह फैला दी। और अफवाह क्या थी कि इस आदमी ने कुरान शरीफ या प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला है। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, बस ये गाना गा के शुरू, एक हुजूम पहुंच जाएगा, पागल जैसा बिल्कुल हुजूम, लाइक द पिराना फिश, एंड देन दे फिर बोटियां नोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे ज़ॉम्बीज होते हैं ना, तो आपने मूवीज में, इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, ज़ॉम्बीज, द वॉकिंग डेड, दे आर लाइक दैट, दे एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा जी, तो इसके अलावा जो खबर है, लोग मुझसे कहते हैं कि यार, कई लोग मुझसे ना फीडबैक देते हैं कि मेरे साहब यार ये गलत है, पाकिस्तान से कोई अच्छी भी खबर आप सुनाया करो ना, हर समय आप बुरी खबर सुनाते हो, पाकिस्तान में ये हो गया, ये हो गया, रोज के रोज बुरी खबर, कोई तो अच्छी खबर सुनाओ। तो भाई साहब आप ही बता दो कोई अच्छी खबर, आप अच्छी खबर बता दो, मैं सुना दूंगा कि पाकिस्तान ने ये तीर तुक्का मार दिया, आप एक खबर सुना दो, आई प्रॉमिस यू मैं वो खबर सुनाऊंगा। प्रॉब्लम है अच्छी खबर आती नहीं पाकिस्तान से। मैं 22 साल से पाकिस्तान फॉलो कर रहा हूं और मैंने कभी अच्छी खबर नहीं सुनी। कभी उन्होंने कोई क्रिकेट मैच जीत लिया, इससे ज्यादा कोई अच्छी खबर नहीं आई पाकिस्तान से। बेड़ा ही गर्क हो रहा होता है हर समय बेड़ा ही गर्क हो रहा होता है पाकिस्तान का। आई हैवंट हर्ड गुड न्यूज फ्रॉम पाकिस्तान इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा जी, तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बोल दिया है कि भाईजान काम पे लग जाओ, सबके सब हार्ड वर्क करो। ये ना हार्ड वर्क करे, ये हार्ड वर्क ना करे, बाकी कौम हार्ड वर्क करे, ठीक है।
He cited the historical significance of the place and harkened back to difficulties of partition. People brave difficulties and there is no example in history where it comes to sacrifices rendered by children and women. This led to the creation of our country. Thousands of migrants strayed at this point in Walton. अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं ना, ये भी पाकिस्तानियों से बहुत झूठ बोला गया है। अपने खुद के इतिहास के बारे में पाकिस्तानियों ने खुद से झूठ बोला। आप के अजीज की किताब पढ़िएगा, मर्डर ऑफ हिस्ट्री। आप आई थिंक दैट इज द नेम ऑफ द बुक, के अजीज की। आप एक बार पढ़िएगा, खासतौर से पाकिस्तानी। अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो पढ़ लीजिएगा, वरना नहीं आता तो कोई बात नहीं। पाकिस्तानियों को यह बताया गया कि जब भारत और पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, औरतों ने, बच्चों ने। यार किसी ने कुर्बानी नहीं दी, किसी ने कुर्बानी नहीं दी। कोई जानबूझ के अपना सर कटाने नहीं गया। कुर्बानी वो होती है जब जानबूझ के कोई जाता है, या कोई फौजी जाता है, या कोई सिविलियन भी हो जो जानबूझ के आग में कूद जाए किसी बच्चे को बचाने के लिए, और बच्चे को बचा ले लेकिन खुद की कुर्बानी दे दे। ठीक है, पार्टीशन में दंगे हुए, फसाद हुए, हिंदू भी मारा गया, मुसलमान भी मारा गया, सिख भी मारा गया, ईसाई भी मारा गया, सब निपट गए उसमें। ये बताते ऐसे हैं जैसे कि बहुत किसी ने तीर तुक्का मारा हो। अरे आपने डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने डिक्लेयर करा, कत्लो गारत शुरू हुई, जाहिर सी बात है होनी थी। जिन्ना वॉज द वन हू स्टार्टेड द राइट्स। इट्स ऑन रिकॉर्ड। पाकिस्तानी कभी नहीं मानेंगे ये बात, दे विल नेवर। बट खुद का दैट इज, ये क्यों नहीं मानते बात पाकिस्तानी? पढ़े लिखे नहीं है ना, पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं है पाकिस्तान में। पढ़ लो थोड़ा सा। आप खुद का लिखा हुआ इतिहास, जो खुद की तारीख है, जो खुद किसी पाकिस्तानी ने लिखी है, वो पढ़ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या किरदार रहा है, आपके बड़ों का क्या किरदार रहा है। राइट? बड़ी सैक्रिफाइसेस करी। ये फिर झूठ बोल रहा है, इसीलिए कौम तरक्की नहीं कर पाती, क्योंकि हर चीज में झूठ है ना इनके, हर चीज में झूठ। अब मैं आपको बताता हूं, मैं देखता हूं पाकिस्तानी यूट्यूब वीडियोस ना, कभी कभी अगर मैं कहीं गया तो बीच रास्ते में, मेरी आदत है, लोग म्यूजिक सुनते हैं, मैं पाकिस्तानी वीडियोस देखता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। तो बोलता साहब तुर्की के लिए ना हमें पैसे इकट्ठा करने चाहिए। लॉजिक देखो इनका, पाकिस्तानियों का। तुर्की के लिए हमें पैसे इकट्ठा करने चाहिए। बिल्कुल जनाब, करने चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ में ये लिखा है कि सारे मुसलमान एक शरीर की तरह हैं, एक बॉडी की तरह हैं। अगर एक पार्ट को दर्द होगा तो दूसरे को भी दर्द होगा। अच्छा, गलत नहीं लिखा बात कुरान शरीफ में, बात तो ठीक लिखी है बिल्कुल। और ऐसा भाईचारा होना भी चाहिए, ऐसा भाईचारा होना भी चाहिए। एंड दिस, एज अ हिंदू आई एग्री कि किसी को भी दिक्कत हो आपको भी दर्द होना चाहिए, आपके पड़ोसी को दिक्कत हो आपको दर्द होना चाहिए। ठीक है? और अगर कुरान शरीफ में लिखा है, मुझे नहीं पता, मैंने तो पाकिस्तानी को सुना, अगर कुरान शरीफ में लिखा है और कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है कि सारे मुसलमान एक भाई की तरह हैं, और अगर वो एक शरीर की तरह है, एक बॉडी की तरह है, कि एक पार्ट में कभी किसी को दर्द हो तो दूसरे को भी दर्द उसका महसूस होना चाहिए। कहने की बात यह है, एक एग्जाम्पल है कि भाई किसी को भी दुख हो तो उसके दुख में आप शरीक हो। ठीक है, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तानी दोगले हैं। तो ये बात कर रहा उससे कि हाँ ये होना चाहिए कि ना करा, हाँ अब वो तो ऐसा लिखा है कुरान शरीफ में कि अगर किसी को दर्द हो तो हम एक शरीर की तरह हैं, उसको दर्द हो तो मुझे भी दर्द होना चाहिए। तो फिर पूछता है इंटरव्यूअर कि भाई साहब अगर आपको दर्द है तो आप क्या करने वाले हैं? वो चुप चुप। ओ भाई, अगर लिखा है कुरान शरीफ में और तुम कुरान शरीफ का और तुम प्रॉफिट मोहम्मद का हवाला दे रहे हो, और ये बहुत अच्छी चीज है, ऐसा हिंदू में अग्री कर रहा हूं कि बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए ऐसा। और जब उसने पूछा इससे कि भाई बहुत अच्छी बात आपने करी है, अब आप बताइए आप क्या करेंगे? ओ जी, हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो खुद ही हाल बेकार हैं, हम क्या किसी की हेल्प कर सकते हैं? अरे बेवकूफ आदमी, जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो तुम कुरान शरीफ का हवाला क्यों दे रहे हो? झूठ के यही झूठ की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रखा है। हर चीज में मजहब को लाना, हर चीज में इस्लाम को लाना, और फिर उसको फॉलो मत करना। तो ये चीज है, हर चीज में झूठ, हर चीज में साजिश की बू, हर चीज में ये। अब ये लोग तुर्की को कुछ नहीं देने वाले, मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ नहीं देंगे। जबकि इनके यहां जब अर्थक्वेक आया था, फ्लड आया था, पता नहीं क्या आया था, बहुत पहले तुर्की ने, सबसे पहले तुर्की पहुंचा था। ठीक है, सबसे पहले तुर्की पहुंचा था, और तुर्की ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, तिजोरियां खोल दी कि ले जाओ लूट लो यार, जो तुम्हें चाहिए ले लो, तुम हमारे भाई हो, तुम भी मुसलमान थे, ऐसे ही मुसलमान थे, तुम मुसलमान, ले जाओ। ठीक है जी। पाकिस्तानियों ने क्या करा, ये कमाल की कौम है, इन्होंने तुर्की से सब कुछ ले लिया, लूट खसोट लिया, इलीगली तुर्की पहुंच गए, सब कुछ कर लिया इन्होंने। ठीक है, अब जब देने का मौका है तो कहते हैं हमारे पास तो खुद नहीं देने के लिए, हम खुद भिखारी लोग हैं।
हम खुद परेशान हैं, हम तो ऑटो की लाइनों में खड़े हुए हैं। ओ भाई एक बात बताओ यार, फिर झूठ क्यों बोलते हो कि कुरान शरीफ में ये लिखा है? झूठ क्यों बोलते हो? हवाला क्यों देते हो अपनी पाक किताब का? मत दिया करो हवाला। अगर उस पर अमल नहीं कर सकते तो तुम्हारा कोई हक नहीं है उसका हवाला देने का। इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, स्टॉप कोटिंग दी कुरान शरीफ। अच्छे इंसान ही नहीं हो। लूटने के चक्कर में सब कुछ पहले, अगर कल कोई प्रॉब्लम आ जाए ये दे दो। ये देखा कि ये शहबाज शरीफ और ये सब जब पाकिस्तान में फ्लड आया था, भीख मांगने गए थे दुनिया में। फ्रांस जिसको कह रहे थे इसके सफीर को निकालो, इसके एम्बेसडर को निकालो, आपको याद होगा तहरीक लब्बैक कह रही थी, और पूरे उसका उस वक्त इमरान खान भी चढ़ दौड़ा था, प्राइम मिनिस्टर था, कि साहब फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जोक कराए और उन्होंने कार्टून बनाया। कुछ तो भी हुआ था वहां पे, मुझे नहीं पता, कुछ किसी ने कोई गलत बात करी थी या कुछ कार्टून का रिपब्लिश करा था, आई एम नॉट अवेयर। चार्ली हेब्डो वाला कोई सीन था आई थिंक। पाकिस्तानियों ने बड़ा लाहौर में आग लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, फिर चुप हो गए। तो बोला कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो। फिर किसी ने चुपचाप से बोला, जनाब फ्रांस का तो एम्बेसडर है ही नहीं यहां पे, किसको निकाला है? अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, बोलते रहो, निकालो निकालो फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो। अच्छा ये बोलते रहे फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो, 1-2 साल चुप रहे, चुप। फ्रांस ने इनको करीब $325 मिलियन दिए एड के लिए। इनके मुंह से लाल टपकी, इन्होंने फ्रांस को मना नहीं करा। पाकिस्तानियों ने फ्रांस को ये नहीं बोला कि साहब आप ही ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ गलत बात करी थी, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, ठीक है, हम हमला नहीं कर रहे आपके ऊपर, खून खराबा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हमें गैरतमंद कौम है, आपने कैसे हमारे प्रॉफिट के लिए गलत बात बोली। कोई भी मुल्क होता ये कहता, पाकिस्तानी ना 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 भाई ना, कहना कुछ है करना कुछ है, करनी और है कथनी और है, ठीक है, अमल नहीं करना बात पे, बस कोट करते रहना हर चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज पे इंशाल्लाह। अरे जो तुम्हारे ऊपर फर्ज है वो तो मान लो, हर चीज में दो मुंह। फ्रांस से इन्होंने पैसे ले लिए, अब तुर्की को हेल्प करने को राजी नहीं है जी, हमारे तो खुद के बुरे हाल हैं। थोड़ा बहुत इन्होंने 1-2 प्लेन भेज दिए, कुछ नहीं करने को राजी, मैं आपको बता रहा हूं। और ये खुद गए थे वहां पे, ये जाने के चक्कर में था, शहबाज शरीफ इसका तुर्की ने इसको लात मार के निकाल दिया, ये खुद वहां पे भीख मांगने के चक्कर में था। और इनसे पूछो, किसी पाकिस्तानी से पूछो, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, और पाकिस्तानी वहां पे है तो आप कमेंट में लिखो, कोई पाकिस्तानी से पूछ रहा है कि आपके रिश्ते कैसे हैं पाकिस्तान के तुर्की के साथ? हमारे तो बहुत अच्छे, बहुत करीबी रिश्ते हैं और बहुत अच्छे रिश्ते हैं तुर्की के साथ। इनसे पूछो क्यों। किसी पाकिस्तानी को कंफ्यूज करना है तो उसको सिर्फ ये पूछ दो क्यों, वो क्यों का जवाब नहीं दे पाएगा। ही डज नॉट नो। उसको बोला गया है ऊपर से, उसके मालिकों ने बोला है, उसको मौलवी ने बोला है मस्जिद में, या उसको किसी पॉलिटिशियन ने बोला है, किसी जर्नल ने बोला है, उसको मीडिया ने बोला है, वही चीज वो एक रोबोट की तरह रिपीट कर रहा है, एक ज़ॉम्बी की तरह रिपीट कर रहा है। तुर्की के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तुर्की के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो बोला भाई अच्छे रिश्ते क्यों हैं? कि वो भी हम मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं, इसलिए अच्छे रिश्ते हैं, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। फिर बोला चाइना के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, चाइना के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, चाइना के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा चाइना तो मुसलमान नहीं है, फिर चाइना के साथ कैसे बड़े अच्छे रिश्ते हैं? कारण बताओ। चाइना हमारी बड़ी मदद करता है इसलिए। और चाइना तो तुम्हारी तो दुनिया भर मदद करती है, तभी तो तुम जिंदा हो। अगर दुनिया तुम्हारी मदद नहीं करती है, मुल्क कब का फारिग हो चुका होता। अब एक बात बताओ, अगर चाइना तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, तुमने चाइना के लिए आज तक क्या कर दिया गधे सप्लाई करने के अलावा? बता दो कि हमने चाइना के लिए करा है। तुर्की तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त है। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बड़ी मजेदार चीज है। एक ना डॉक्टर है, वो पीएचडी, आई थिंक इज आई डोंट नो वेदर इज अ पीएचडी और अ मेडिकल डॉक्टर, पर पाकिस्तानी है, दुबई में रहता है। तो मेरी उससे बात हो रही थी एक बार, तो बोला कि नहीं मेजर साहब, रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान का बड़ा क्लोज फ्रेंड है रशिया। मैंने सिर्फ बोला कि डॉक्टर साहब क्यों, कैसे? अब वो कंफ्यूज हो गया। ओ नहीं आप तो चाहते ही नहीं कि रशिया के, क्या इंडिया चाहता ही नहीं है, इंडिया ये नहीं करना चाहता, इंडिया वो नहीं। ओ मैंने बोला छोड़ो इंडिया को सर, इंडिया को छोड़ो ना, इंडिया क्या चाहता है इंडिया नहीं चाहता उसको छोड़ो, दैट इज इररिलेवेंट। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं उस पर आप तवज्जो दीजिए और आप बताइए कि पाकिस्तान और रशिया दोस्त कैसे हैं? बताओ तो हमें, कुछ तो बताओ हमें, कुछ तो लॉजिक समझाओ। वो बंदा जो कि डॉक्टर था, मुझे नहीं पता पीएचडी वाला डॉक्टर है कि वो मेडिकल डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था, किसी पाकिस्तानी के पास जवाब नहीं है कि तुर्की इनका अच्छा दोस्त क्यों है, चाइना इनका अच्छा दोस्त क्यों है, रशिया इनका अच्छा दोस्त, सो कॉल्ड रशिया का तो बिल्कुल ही फ्रॉड मामला है। कैसे? इन्होंने 10 रुपए की लॉलीपॉप नहीं खरीदी रशिया से आज तक, इनकी औकात नहीं है। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जब ज्यादा प्रेशराइज करो तो कह रहा है एक्चुअली ना चाइना हमारा दोस्त है और उसका दोस्त रशिया है। चाइना हमारा दोस्त है और रशिया उसका दोस्त है, इसलिए रशिया हमारा दोस्त है।
मैं पाकिस्तानी से पूछता हूं, आपने किस मुल्क को बेनिफिट करा यह बता दो कि जनाब हमने उस मुल्क को बेनिफिट करा है पाकिस्तान की वजह से। हम एटमी ताकत हैं, हम एटमी ताकत हैं, इसलिए दुनिया हमसे डरती है। हम बड़ी जज्बे वाली कौम हैं। ओ यार, तुम्हारा जज्बा गया भाड़ में। एक बात बताओ, तुम बड़े जज्बे वाली कौम हो, है ना? 5 किलो के आटे की बोरी कितने जज्बे की आती है तो बताओ मुझे। जज्बे वाली कौम है, हम में बड़ा जज्बा है। मैं जवान नीचे, बताओ, टेल मी पाकिस्तानियों, बताओ, एक 5 किलो के आटे की बोरी कितने जज्बे की आती है? जब इनको कुछ नहीं समझ में आता ना, कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, हम बड़े जज्बे वाली कौम है, बस इसी में रह गए, इसलिए बेड़ा गर्क हो गया इनका। अच्छा जी दोस्तों, अब हमारे पास 2-3 सवाल जवाब, तो ये मैं आपको बता देता हूं अभी। एनमा सेनपाई, नमस्ते सर, माय नेम इज प्रिंस राणा। आई रिसेंटली हैड एन एनकाउंटर विद अ नेपाली ब्रदर who for some reason had a lot of praise for China and a lot of negativity against India. He asked me how a country that came after them could surpass them, and he didn't take my answer of we are an ancient country of Bharat. Even on the internet, I find such a mindset growing in Nepali people. ये कह रहे हैं कि नेपाली, प्रिंस राणा ये कह रहे हैं कि जो नेपाली लोग हैं वो भारत से अलग हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अब जाके क्लोज आ रहे हैं, अलग पहले थे, अब जाके क्लोज आ रहे हैं। और जो भी बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, श्रीलंका का, नेपाल का, भूटान का, म्यांमार का, जो भी हमारा नेबर है, छोड़ के पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, जो भी नेबर है, मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। और मैं जानता हूं आपकी प्रॉब्लम क्या है भारत के साथ, क्योंकि यह प्रॉब्लम आज से नहीं है, यह प्रॉब्लम 60-70 साल से चलती आ रही है। एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज। ठीक है, चाइना फंड कर रहा होगा और चाइना ये कर रहा होगा। चाइना तो अभी 20-30 साल से फंड करना शुरू करा चाइना ना, पहले चाइना कहां करता था फंड। पर मैं जानता हूं आपकी प्रॉब्लम क्या है। मेरे बांग्लादेशी भाइयों बहनों, मेरे श्रीलंकन भाइयों बहनों, नेपाली भाइयों बहनों, और बाकी जितने भी हमारे नेबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया इज योर ब्रदर, बट इंडिया इज नॉट द एल्डर ब्रदर। आप समझ गए? इश्यू नेपाल को नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद नेपाल, देयर इज नो प्रॉब्लम विद श्रीलंका, देयर इज नो प्रॉब्लम विद बांग्लादेश, there is no problem with Bhutan or Myanmar. The problem is with Indian policies of the past. We were very fond at one point in time of becoming the elder brother. If you talk down to the Bangladeshis, right, or to the Nepalese, or to the Sri Lankans, right, ठीक है, आप बड़े भाई हैं तो आपको वैसा बिहेव नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू ट्रीट एवरीबडी इक्वली। अब ये शुरू हुआ है जब डॉक्टर जयशंकर जाते हैं, वी ट्रीट एवरीबडी इक्वली। हम आपके भाई हैं, वी आर योर ब्रदर्स, वी आर नॉट योर एल्डर ब्रदर। हम दोनों बराबर हैं और हम दोनों भाई हैं, एंड वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड वी आर बेस्ट ऑफ ब्रदर्स। बस ये बड़े भाई वाला दिमाग से कॉम्प्लेक्स निकालो। अच्छा जी, ये सुश बेस्ट 4, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जब भी रहना नाम लिख दीजिए प्लीज। आप लोग के ये जो नेम्स होते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता क्या नाम है, तो मैं क्या ही बोलूं। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, रिजाइडिंग इन द यूएस, माई डे स्टार्ट्स विद लिसनिंग टू वीडियोस, थैंक यू वेरी मच। डोंट यू थिंक द ओनली वे फॉर पाकिस्तान टू बिकमिंग फ्रेंडली विद इंडिया इन द फ्यूचर इज दैट दे जस्ट स्टॉप टीचिंग देयर किड्स वी आर अ दुश्मन मुल्क? इज इट पॉसिबल कंसिडरिंग द पॉइजन दे फीड द सिटीजंस सेइंग हिंदूज आर द एनिमी एंड मुस्लिम्स आर बीइंग टॉर्चर्ड इन इंडिया, व्हिच इज नॉट ट्रू? देखिए ना, दो चीजें हैं बिश जी। ऐसा है, अगर कोई कहता है कि मुस्लिम्स आर बीइंग टॉर्चर्ड इन इंडिया, यस, बट हिंदूज आर आल्सो बीइंग टॉर्चर्ड, सिख्स आर आल्सो बीइंग टॉर्चर्ड, क्रिश्चियंस आर आल्सो बीइंग टॉर्चर्ड, मेजॉरिटी इज बीइंग टॉर्चर्ड, माइनॉरिटी। देखो मैं बताता हूं आपको, ये ह्यूमन नेचर है, और सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, अमेरिका में भी होता है, ये कनाडा में भी होता है, हर जगह होता है। जो ज्यादा होगा ना वो कम पे हावी हो जाएगा। ठीक है, देयर आर केसेस वेयर मुस्लिम्स हैव बीन कॉर्नर्ड एंड देयर आर केसेस वेयर हिंदूज हैव बीन कॉर्नर्ड। बट क्या है कि विक्टिमहुड का नैरेटिव डालते डालते एक ही साइड स्टोरी के लोग डालते हैं, क्योंकि वो बिकता है इंटरनेशनली। जिसको मौका मिलता है दूसरे को निपटा देता है यार। ठीक है, और जहां तक ये बात है कि पाकिस्तानी अपने बच्चों को नफरत सिखाना बंद कर दें भारत के खिलाफ तो दोस्ती हो जाएगी। पहली, मैं 2 सवाल है मुझसे आपसे।
पहली चीज तो हमें दोस्ती करनी क्यों है उनसे, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। उनकी दोस्ती से हमें क्या फायदा होगा? फायदा होने को होगा, हमें तो कोई फायदा नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान बिखर जाएगा यार। जिस दिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नफरत करना, अपने बच्चों को नफरत के बीज बोना उनके दिमाग में बंद कर दिया, पाकिस्तान बिखर जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में कोई कॉमनैलिटी है ही नहीं। पश्तून अलग जा रहा है, पंजाबी अलग जा रहा है, सिंधी अलग जा रहा है, बलोच अलग जा रहा है, सब लोग अलग जा रहे हैं। ये कौम बनी नहीं पाई 75 साल में, ये बात सच है। ये बहुत तल्ख हकीकत है, बड़ी कड़वी बात है। लेकिन आप किसी पाकिस्तानी से बोलो ना जो पढ़ा लिखा हो, दिल पे हाथ रख के इनसे पूछो, दिल पे हाथ रख के कि मेजर सही कह रहा है झूठ बोल रहा है, ये कभी कौम बने ही नहीं, ये कौम है ही नहीं। क्योंकि कौम में कौमियत होती है। ये इस्लाम के लिए लड़ मर जाएंगे, पाकिस्तान के लिए कभी लड़ेंगे मरेंगे नहीं। इनके अंदर वो बात है ही नहीं कि वी आर पाकिस्तानी। सबसे पहले इनके दिमाग में है कि वी आर मुस्लिम्स, विच इज ओके, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आई हैव नथिंग टू से, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन कौम के लिए कौमियत होना जरूरी है। इनमें कौमियत है ही नहीं। देयर इज नो सेंस ऑफ बीइंग अ पीपल, देयर इज नो सेंस। इनको जोड़ता क्या है? भारत हमें खा जाएगा, हिंदू हमारा दुश्मन है। अगर ये आप पाकिस्तान से निकाल देंगे ना तो पाकिस्तान के अपने आप 4 टुकड़े हो जाएंगे। आप जो हमें बता रहे हैं ना ये कि पाकिस्तानी बच्चों को जहर, उनके माँ बाप, उनके टीचर्स जहर उनके दिमाग में डालना बंद करते हैं, वो जहर नहीं है भाई, वो ग्लू है, वो गोंद है। जैसे पाकिस्तानी फौज है ना गोंद, जो पाकिस्तान को पकड़े हुई है, जकड़े हुई है, वैसे ये जो नफरत है भारत के खिलाफ, ये वो गोंद है जो पाकिस्तान को जोड़ के रखता है। जिस दिन ये गोंद अलग हो गई, पाकिस्तान विल अनरेवल, बिकॉज देर इज नथिंग टू बाइंड पाकिस्तान, देर इज नो कॉमनैलिटी। इनमें कौमियत है ही नहीं। अच्छा जी, अरित्र भट्टाचार्य, जय हिंद सर, आई लव योर वीडियोज। अरित्र जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खालिस्तान मूवमेंट इज कॉजिंग मच इंटरनेशनल इश्यू, हु इज फंडिंग दिस व्हेन पाकिस्तान कांट इवन पे फॉर अनियंस। भट्टाचार्य साहब का यह है कि भाई खालिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ रही है। देखिए पहली बात तो कोई जोर नहीं पकड़ रही, ठीक है, ये सब सोशल मीडिया का खेल है, थोड़ा बहुत कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनकी मूवमेंट में जान नहीं है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। खालिस्तानी इस मामले में तेज है, हमें मानना पड़ेगा। कैसे करते हैं? अगर ये बोलेंगे हमें खालिस्तान चाहिए, लोग कहेंगे हट हवा आने दे, भाग यहां से, राइट। ये लोग क्या करेंगे, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर किसी मंदिर पर अटैक कर देंगे, तो अपने आप खबर में आ जाएंगे, पूरी दुनिया में खबर चलेगी कि अ टेंपल हैज बीन वैंडलाइज्ड इन ऑस्ट्रेलिया, अ टेंपल हैज बीन वैंडलाइज्ड इन द यूके, राइट। ये खबर में आ जाएंगे। ये सब गिरी हुई हरकतें करके खालिस्तान का जो सो कॉल्ड मूवमेंट है ना, ये न्यूज में है। इस मूवमेंट में, सो कॉल्ड मूवमेंट है ना, इसमें खुद दम नहीं है इनमें। क्यों? क्योंकि खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत के पंजाब में, राइट, और कर रहे हैं इसको कनाडा में, कनाडा, ठीक है जी, टोरंटो। तो कनाडा और टोरंटो में आप करोगे तो खालिस्तान कैसे बनेगा इंडिया में भाई? वो टोरंटो में ही बना लो वहां पे, ठीक है, कुछ गोरों को लेके उनको बोलो कि यही खालिस्तान है। इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? देखिए ये पैसा जो है ना, कुछ तो सेल्फ फंडेड है, राइट, कुछ सेल्फ फंडेड है, कुछ इसमें फंडिंग आती है खालसा एड से। खालसा एड जिसको हम समझते हैं कि बहुत अच्छी जगह है, और खालसा एड अच्छा काम भी करता है, ऐसी बात नहीं कि बुरा काम करता है। जहां पे कोई चीज गलत होती है वहां पे खालसा एड पहुंच जाता है, लेकिन खालसा एड के थ्रू फंडिंग बहुत होती है खालिस्तानियों के लिए, राइट। खालसा एड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। नंबर 3, नार्को टेररिज्म का पैसा, ठीक है जी, नार्को टेररिज्म का पैसा, ये पैसा लगातार आता है, ऐसे फंडिंग होती है। और इनको करना क्या है, अपनी एसयूवी लेके और खालिस्तान का झंडा लगा के और तेज तेज पंजाबी म्यूजिक लगा के, यही तो करते हैं। और क्या काम करते हैं? इन्होंने कोई भला काम करा है? इन्होंने किसी का भला करा है? ये कुछ नहीं कर सकते। ये एक पागल आदमी का ख्वाब है, जो इनके मरने के बाद ये ख्वाब भी मर जाएगा, बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आप खुद सोच लीजिए, ठीक है, आपको घर नोएडा में बनाना है, राइट, और आप लंदन में बैठ के चिल्ला रहे हैं मैं नोएडा में घर बनाऊंगा, नोएडा में घर। अबे नोएडा में घर बनाना, यहां पे आके बनाना घर, उधर क्या चिल्ला रहा है? तो ये खालिस्तानियों को कह रहा हूं, क्यों बाजू फड़का रहे हो अपने यार? टोरंटो में, लंदन में, कनाडा में क्यों कर रहे हो सब? इत्थे आओ, इधर आओ, पंजाब में बनाओ खालिस्तान, बनाओ खालिस्तान। हमें भी तो मौका दो खालिस्तान की जय जयकार करने का, जिंदाबाद बोलने का, हमें भी तो मौका दो यार। आओ तो पंजाब में स्वागत है। नहीं आएंगे, डर के मारे सांप सूंघ गया, वहीं पे हीरो बनते हैं बाहर, अंदर इनकी औकात नहीं है। औकात है तो आ जाओ भाई, चैलेंज कर रहा हूं, आके बनाओ यहां पे। आते क्यों नहीं यहां पे? आओ ना पंजाब में, आओ पंजाब में, आओ। इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी पंजाब में जाके मत नाचना लाहौरियों के साथ, वो तो पागल हैं,
तुम्हारी भी जेब काट लेंगे। इंडियन पंजाब में आओ और इंडियन पंजाब में चंडीगढ़ में खड़े होकर बोलो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सामने कि हमें यहां पे खालिस्तान बनाना है। आओ, हिम्मत है तो खालिस्तानियों, कुछ तो हिम्मत दिखाओ यार। कब तक बाहर नाचोगे, कब तक नाचोगे बाहर, ये बताओ। जो काम तुम्हें करना है वो काम तो करो। रेफरेंडम हो गया, 2020 का हो गया, 2022, अभी 23 आ गया, अगले साल 24 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, साल चलते जाएंगे चलते जाएंगे। इन्होंने रेफरेंडम करवा लिया अपना, फिर क्या करा रेफरेंडम से? अगर तुमने रेफरेंडम करवा भी लिया फिर क्या होगा उससे? हम इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें लगता है इससे कोई प्रेशर? नोबडी टेक्स यू सीरियसली, यू गाइस आर अ जोक यार, चुटकुला हो तुम लोग, लतीफा हो, ठीक है, माइंड इट। अच्छा जी, और आखिरी चीज है नैतिक पांडे। आई एम वर्किंग फॉर एन एमएनसी इन नोएडा। अच्छा, पांडे जी नोएडा वाले हैं। And every day I wait very ambitiously for you. Thank you. My question, the world knows very well that Taliban will never leave Afghanistan and no power can get them off. On the other hand, ISIS and Daesh, these two groups are the two strong rivals of Afghan Taliban. So should not the world give recognition to the Taliban and help them fight against these groups? Because one day or the other, the world has to accept Taliban and their rule. नैतिक पांडे जी, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। तालिबान जो है ना, इट इज नॉट अ होमोजेनियस एंटिटी। कोई एक चीज नहीं है तालिबान। तालिबान इज अ कलेक्शन ऑफ वॉरलॉर्ड्स, ठीक है। जैसे जो हकानी हैं, जो अभी वहां पे इंटीरियर मिनिस्ट्री, उनकी बाकी तालिबानियों से नहीं बनती। कोई अलग है, कोई अलग है, कोई अलग है, ठीक है। कोई यूसुफजाई है, कोई अचकजाई है, कोई स्तनकजाई है, कोई अफरीदी है, कोई अलग अलग। ये लोग कौन है? तालिबान, ठीक है। जो अफगान तालिबान की बात, मैं टीटीपी की बात नहीं कर रहा, अफगान तालिबान ये देवबंदी हैं। देवबंदी सुन्नी मुसलमान है और ये पश्तून है, ये सबके सब। तालिबान इज अ पश्तून ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अलकायदा में भी पश्तून है, ऑलराइट, इस्लामिक स्टेट में भी पश्तून है, टीटीपी में पश्तून है। ये लोग क्या करते हैं? शिफ्ट करते रहते हैं। आज का तालिबान का फाइटर कल अलकायदा का फाइटर बन जाएगा, कल इस्लामिक स्टेट का फाइटर वो जाके तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मिल जाएगा। ये घूमते रहते हैं। इनका ऐसा नहीं होता कि ये 30 साल नौकरी करेंगे फिर इनको पेंशन मिलेगी, ये इनका चक्कर नहीं है। ये जाते रहते हैं जहां से आइडियोलॉजिकली मोटिवेट होते हैं, जहां से पैसा मिला। पैसा भी चाहिए ना परिवार को चलाने के लिए, तो ये सब करते रहते हैं। तो तालिबान के हाथ मजबूत करो, क्योंकि तालिबान उनसे लड़ेगी, ये कभी नहीं होने वाला। तालिबान देखिए, तालिबान के खटपट चलती रहेगी। तालिबान कभी उनको, तालिबान ने आज तक एक स्टेटमेंट दिया है कि इस्लामिक स्टेट वालों और अलकायदा वालों तुम अफगानिस्तान से बाहर भागो। आप बाहर भगाओ मत, ऑफिशियली एक स्टेटमेंट तो दे दो। जो अखुंदजादा, जो उनका हेड है तालिबान का, उसने कोई स्टेटमेंट दिया? या तालिबान के कोई रिस्पेक्टेड मेंबर ने या उनके स्पोक्स पर्सन ने मैसेज दिया है कभी कि वी डू? हाँ, वो ये कहते हैं कि जो बाहर के टेररिस्ट हैं उनको नहीं, उलझी उलझी बात करते हैं तालिबान वाले। तालिबान कभी सीधा नहीं बोलेगा अलकायदा बाहर निकलो, इस्लामिक स्टेट बाहर निकलो, ना, कभी नहीं। क्योंकि आइडियोलॉजिकली बहुत जुड़त है उनकी, आपस में लड़ाई भी है, खून खराबा भी है, लेकिन आइडियोलॉजिकल जुड़त है। तो जो आप कह रहे हैं पांडे जी, वो मुश्किल है, वो हो नहीं सकता, है ना, नामुमकिन ही कह लो आप उसको, राइट। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय और वंदे मातरम।